कृष्णम वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बार फिर से वही विनम्र निवेदन कि यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इसके साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक करने से मनोबल बढ़ता है, साथ में शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके मित्रगण भी आपके इस टॉपिक द्वितीय विभक्ति के विषय में अच्छी प्रकार से समझ सकें, जान सकें। हम कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति साथ साथ कर रहे हैं। कल हमने कर्म कारक की परिभाषा जान ली थी और उसके वाक्य भी समझ लिए थे। आज हम द्वितीय विभक्ति के किन शब्दों के कारण द्वितीय विभक्ति आती है या किन धातुओं में पहले कोई उपसर्ग आए तो द्वितीय विभक्ति लगती है, उसको आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय विभक्ति नंबर 1 लिखा मैंने, अधि उपसर्ग हो और उसके बाद में सींग धातु आए या स्था धातु आए या आस धातु आए तो उसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अधिसेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते, ये धातु रूप बंध है इसके। और वाक्य प्रयोग देखते हैं। अधिसी हरि वैकुंठम अधिसेते, अर्थ है इसका हरि वैकुंठ में सोते हैं। वैकुंठ में अधिकरण कारक है वैसे तो, लेकिन अधि उपसर्ग पूर्वक सी धातु आने के कारण वैकुंठ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी को उपपद विभक्ति कहते हैं कि शब्द विशेष धातु विशेष के कारण जहां पर विशेष विभक्ति का प्रयोग हो। वैकुंठे होना चाहिए था वैसे, अगर कारक विभक्ति के अनुसार देखें हम अधिकरण होता है मे पर, आधार को अधिकरण कहते हैं। तो हरि वैकुंठ में सोते हैं, वैकुंठ में आधार है, लेकिन अधि प्लस सी धातु होने के कारण वैकुंठे न होकर के यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वैकुंठम, हरि वैकुंठम अधिसेते। इसी प्रकार आगे अधिष्ठा अधितिष्ठति, देव ग्रामम अधितिष्ठति, बिल्कुल उसी तरह अधि आस्ते अध्यास्ते, राम नगरम अध्यास्ते। देव ग्राम में रहता है, राम नगर में रहता है। कालवाचक और मार्गवाचक यदि कोई शब्द आते हैं तो उनमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे छात्र है, द्वादशाब्दान व्याकरणम अधीते, छात्र 12 वर्षों से व्याकरण पढ़ रहा है। से कर्णकारक या अपदान कारक होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये समय को बता रहा है कितने वर्षों से, 12 वर्षों से, इसलिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब्दान, द्वादशाब्दान। आगे मार्ग, यदि कोई मार्ग बताए, क्रोशम कुटिला नदी, नदी 1 कोस तक टेढ़ी मेढ़ी है, कुटिल है, तो मार्ग वाचक शब्द है क्रोशम, इसलिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। उप अनु अधि आस उपसर्ग पूर्वक वस धातु आए तो उसके योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति। वही इसी तरह हरि वैकुंठम अधिसेते, यहां लिख देंगे हरि वैकुंठम उपविशति, अनुवसति, अधितिष्ठति या आवसति। तो हरि वैकुंठम उपवसति, हरि वैकुंठम अनुवसति, हरि वैकुंठम अधिवसति, हरि वैकुंठम आवसति। ऐसा करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अभितः, उभयतः, परितः, सर्वतः, इन शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अभितः का अर्थ होता है दोनों ओर, उभयता का अर्थ होता है दोनों ओर, परितः का अर्थ होता है चारों ओर, सर्वतः का अर्थ होता है सभी ओर। तो जहां पर भी इन शब्दों का प्रयोग होगा वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे ग्रामम अभितः विवक्षा संति, अर्थ है इसका गांव के दोनों ओर विवक्ष है, गांव के संबंध कारक बनता है, ग्रामस्य होना चाहिए, लेकिन अभितः के कारण यहाँ पर क्या आया, ग्रामम।
तो ग्रामम अभितः वृक्षा संति, गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं। अभितः के स्थान पर हम उभयतः लिख दें, ग्रामम उभयतः वृक्षा संति, गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं। अब उभयतः के स्थान पर परितः लिख दें, ग्रामम परितः वृक्षा संति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। अब परितः के स्थान पर सर्वतः लिख दें, ग्रामम सर्वतः वृक्षा संति, गांव के सभी ओर वृक्ष है। का के की का प्रयोग होना चाहिए था षष्ठी विभक्ति का, लेकिन अभितः उभयतः परितः सर्वतः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए ग्रामम शब्द का हर जगह प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। समया निक्षा दोनों का अर्थ है निकट, समीप। समया निक्षा शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ग्रामम समया नदी बहती, गांव के समीप नदी बहती है। का के की संबंध कारक ग्रामस्य होना चाहिए था, लेकिन समया के कारण ग्रामम शब्द का यानी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ग्रामम समया नदी बहती, गांव के निकट नदी बहती है। निक्षा लिख दो जी, ग्रामम निक्षा नदी बहती। यदि समया है तो ये वाक्य, निक्षा है तो भी यही वाक्य, समय हटा दो और निक्षा लिख दो। ग्रामम निक्षा नदी बहती, गांव के निकट नदी बहती है। धिक, धिक शब्द के योग में कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। धिक मूर्खम, धिक दुर्जनम। धिक का अर्थ होता है धिक्कार, मूर्ख को धिक्कार है, दुष्ट व्यक्ति को धिक्कार है। प्रति, प्रति का मतलब किसी की ओर, प्रति। तो दीनम प्रति दयाम कुरु, गरीबों के, गरीब के प्रति दया करो। गरीब के का के की षष्ठी होता है दीनस्य, लेकिन प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए दीनम आया। दीन का मतलब होता है निर्धन, गरीब। दीनम प्रति दयाम कुरु। बिना, बिना का मतलब रहित। ज्ञानम बिना, ज्ञान के बिना। का के की संबंध कारक होता है ज्ञानस्य, लेकिन बिना के कारण यहाँ पर क्या है? द्वितीय विभक्ति ज्ञानम। ज्ञानम बिना मुक्ति ही नास्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। तो यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है ज्ञानम में। अंतरा, अंतरा का अर्थ होता है बीच में। जहां पर भी अंतरा आए तो वहां भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय का। रामम लक्ष्मणम, राम और लक्ष्मण के अंतरा मैंने बीच में, सीता अस्ति, सीता है। राम लक्ष्मण के षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन अंतरा के कारण द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। रामम लक्ष्मणम च अंतरा, सीता अस्ति, राम और लक्ष्मण के बीच में सीता है। अंतिम 10वां अंतरेण, अंतरेण का अर्थ भी है के बिना। धनम अंतरेण, धन के बिना। तो का के की धनस्य होता, लेकिन अंतरेण के कारण द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है धनम। धनम अंतरेण सुखम नास्ति, धन के बिना सुख नहीं है। तो धन तो जीवन का है, धन सब कुछ नहीं है, लेकिन किसी से कम भी नहीं है। तो धनम अंतरेण सुखम नास्ति, धन के बिना सुख नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल तृतीय विभक्ति को लेकर के। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए और संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। जय भारत, जय भारती।